हेलो बच्चा पार्टी, आई होप ऑल यू आर फाइन। वेलकम टू मोटा भाई क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस का एक नया चैप्टर जिसका नाम है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। तो एज द नेम सजेस्ट, इस चैप्टर हम 3 चीज़ों को इंटरलिंक करके पढ़ेंगे जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जेंडर, सेकंड रिलीजन एंड थर्ड इज अ कास्ट, कि भैया ये तीनों कैसे पॉलिटिकल सिस्टम में अपना इंपॉर्टेंस रोल प्ले करते हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इनकी अहमियत है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला हम जेंडर, पहले इसके बारे में पढ़ेंगे, फर्स्ट टॉपिक। सेकंड इज रिलीजन, सेकंड टॉपिक इसके बारे में पढ़ेंगे। एंड थर्ड इज कास्ट। और ये क्यों पढ़ेंगे, ये देखेंगे कि भैया पॉलिटिकल जो सिस्टम है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं पॉलिटिक्स, इसमें इनका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इंपॉर्टेंस इन पॉलिटिक्स। और खासकर कौन सी, क्योंकि हम इंडिया की बात करेंगे तो हम कौन सी पॉलिटिक्स की बात करेंगे बच्चों, इंडियन पॉलिटिक्स। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर पहला। व्हाट इज जेंडर डिवीजन। जेंडर डिवीजन है क्या, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। अब इसमें पहला पार्ट जेंडर डिवीजन क्या है, देखो जेंडर डिवीजन को हम कैसे समझ सकते हैं। व्हाट आर जेंडर्स, जेंडर्स ब्रॉडली इट इज क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स एंड उसमें माइनरली जाएं तो 3 पार्ट्स में, जिसको हम बोलते हैं, एक नया नाम जेंडर का है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसजेंडर। पहला कौन सा है, मेल, सेकंड इज फीमेल, कौन सा, मेल एंड फीमेल। एक और है कौन सा, ट्रांसजेंडर। क्योंकि ये प्रॉब्लम्स की बात करेगा तो इस चैप्टर में सिर्फ हम जो बात करेंगे मेल और फीमेल, 2 जेंडर्स की बात करेंगे। तो व्हाट इज जेंडर डिवीजन, पहला सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, अ सिस्टम इन व्हिच ऑल वर्क इनसाइड द होम इज डन बाय द वुमेन ऑफ द फैमिली व्हाइल men are expected to work outside to earn money। देखो यहाँ पे किस टाइप के डिवीजन की बात की, 2, कौन से, वीमेन कहाँ काम करेंगे, इनसाइड द होम, और मेल्स काम करेंगे आउटसाइड द होम। और यहाँ पे मेंशन किया गया टू अर्न मनी, यानी कि यहाँ पे एक चीज डिवीजन दिखाने की कोशिश की गई है कि वीमेन्स डजंट अर्न मनी, जो वीमेन्स काम करती हैं उससे पैसा नहीं आता, जबकि जो मेल्स काम करते हैं दैट मनी इज यूज्ड टू रन द हाउसेस। द बिलीव इज नॉट बेस्ड ऑन बायोलॉजी बट ऑन सोशल एंड एक्सपेक्टेशन एंड स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं, जो पहले चली आई हुई अवधारणाएं, ये जो पहले सिस्टम चला आ रहा है वही क्या है, स्टीरियोटाइप्स। आगे चलते हैं, व्हाट इज फेमिनिस्ट मूवमेंट। पहली बात करेंगे फेमिनिस्ट, जो कि मैं अभी आपको आगे चल के समझाऊंगा कि हु आर द फेमिनिस्ट। तो आप में से कोई है तो प्लीज कमेंट में बताएं कि हाउ यू आर फेमिनिस्ट, कि तुम कैसे फेमिनिस्ट हो, कैसे मैं मानूं कि भाई आप लोग फेमिनिस्ट हो, कैसे आप प्रूव कर पाओगे कि आप फेमिनिस्ट हो। आपने कुछ ऐसा किया हो अपने घर में, फैमिली में, सोसाइटी में, या अपने नेशन के लिए। और एक एक बूंद करके ही घड़ा बढ़ता है, जब हम बदलेंगे तभी सोसाइटी बदलेगी, तभी हमारा देश बदलेगा। हालांकि हमारा देश बदल रहा है। तो आगे चलते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है सोशल मूवमेंट दैट एम टू एस्टैब्लिश क्या, इक्वलिटी बिटवीन मैन एंड वीमेन आर कॉल्ड फेमिनिस्ट मूवमेंट। और ये कई बार बोर्ड ने क्वेश्चन भी पूछा है और एमसीक्यू टाइप्स में भी पूछा गया है, और उसमें डिस्क्रिप्शन दिया गया था, उसमें 3 ऑप्शन गलत थे, एक सही दिया गया था। तो आपको याद करना फेमिनिस्ट मूवमेंट्स क्या है, जो कि मेन और वीमेन, यानी कि मेल्स एंड फीमेल्स दोनों के लिए किसकी बात करें, इक्वलिटी, कि भैया दोनों बराबर होंगे समाज में, दोनों का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो इक्वल होगा। तो जेंडर मैंने मेंशन कर रखा है, हमारी सोसाइटी में जो माना जाता है वो इक्वल नहीं है। मेल्स आर नॉट इक्वल्स टू फीमेल्स और फीमेल्स आर नॉट इक्वल्स टू मेल्स। और जो ऐसी बात करे दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट की, भैया शुरू से नहीं चला रहा है बराबर। आपने अपने घर में देखा होगा, जैसे कि एक अवधारणा, स्टीरियोटाइपिक थ्योरी चली आ रही है कि गांव में अक्सर क्या होता है, क्योंकि पुरानी मानसिकता है कि गांव में अक्सर ये होता है कि माना जाता है बेटी पढ़ाई जाएगी, इसलिए उस पर रिसोर्सेज क्यों वेस्ट करें, हमको दहेज देना है तो दहेज इकट्ठा करेंगे और चीजों को वेस्ट नहीं करेंगे। ना उसको पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता था, ना ही घर में अच्छे रिसोर्सेज अवेलेबल कराए जाते थे। कराए किसको जाते थे, लड़कों को। तो यूजली देखा गया है कि गांव में लड़कों को 2 गिलास दूध दिया जा रहा है, लड़की को सिर्फ आधा गिलास दिया जा रहा है। और उनकी जो दादी या परदादी या इवन मदर्स ये बोलती नहीं कि भाई तू तो पराया धन है, तू पराई कर जाएगी, हम तो इस पे क्यों बर्बाद करें चीजें, ये लड़का तो हमारा है, हमारा वंश चलाएगा, ठीक है। लेकिन जब लोग ऐसी बात ना करें और इक्वलिटी की बात करें बिटवीन मेल्स एंड फीमेल, मैन और फीमेल, मेंस और वीमेंस में, तो वो क्या कौन होंगे, उनको हम बोलेंगे फेमिनिस्ट। कौन से, फेमिनिस्ट। दोज हु वांट इक्वल ट्रीटमेंट फॉर बोथ द मेल्स एंड फीमेल्स इन द सोसाइटी आर कॉल्ड फेमिनिस्ट। चलिए आगे चलते हैं। अब जेंडर इनइक्वलिटी कैसे है, ये भी तो पता होना चाहिए कि सर आपने बोला कि जेंडर इनइक्वलिटी है तो कैसे होनी चाहिए, क्या आपके पास ऐसे प्रूफ्स हैं, क्या चीजें हैं जो ये प्रूफ करती है सोसाइटी में जेंडर इनइक्वलिटी है। तो मैं पहला पॉइंट दूंगा अपना, लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट ऑफ मैन यानी मेल्स इज 76% एज कंपेयर टू दैट ऑफ वीमेन। देखो यहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत कम है, पढ़ी लिखी कम है। और हमारे यहाँ कंट्री में लिटरेसी रेट की बात कर रहा हूँ सिर्फ, अगर एजुकेशन रेट की बात करूँ और कौन पहुंच जाएगा, जो इनइक्वलिटी वो बढ़ जाएगी। और यहाँ पे लिटरेसी रेट से मतलब क्या है, द पर्सन ऑफ द एज ऑफ 7 years इज कैपेबल टू रीड और राइट हिज ओन नेम इन हिज और हर मदर लैंग्वेज या मदर टंग।
यानी अपनी मातृभाषा में लिखना पढ़ना जानता हो अपना खुद का नाम, वो है लिटरेट। तो यहाँ पर मेल्स कितने, यानी मेंस का लिटरेसी रेट क्या है 76%, वीमेंस का क्या है 54%। वेजेस की बात करें, कैसे इनइक्वालिटी देखने को मिलती है वेजेस में, दे आर पेड लेस देन द मेंस, वीमेंस आर पेड ऑलवेज लेस देन द मेंस, जबकि काम बराबर है, इक्वल एक्सपेक्टेशन होती है, लेकिन फिर भी उनको कम पेमेंट मिलती है। क्यों? क्योंकि बोला जाता है कि आपकी एफिशिएंसी कम है एज कंपेयर टू द मेल्स। आपने देखा होगा बहुत सारी कंस्ट्रक्शन साइट्स में भी क्या होता है, फीमेल्स को कम एम्प्लॉयड किया जाता है और कहते हैं तो उनको पैसा कम देते हैं। क्यों ऐसा बोलते हैं कि आपकी एफिशिएंसी कम है। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा जो जेंडर गैप है और जेंडर इनइक्वालिटी को दिखाता है, दैट इज फीमेल इन्फेंटिसाइड, यानी कि बच्चे को जन्म से पहले ही इन द मदर्स वोम, मां की कोख में ही मार देना, दैट इज नोन एज फीमेल इन्फेंटिसाइड। मैं वर्ड यूज करूंगा एक, फीमेल इन्फेंटिसाइड। तो क्यों? बिकॉज पेरेंट्स यूज्ड टू प्रीफर मेल चाइल्ड एज कंपेयर टू वीमेन और फीमेल चाइल्ड। क्यों? उनको ऐसा लगता था कि भैया हमारा वंश कौन बढ़ाएगा, लड़के बढ़ाएंगे, लड़कियां नहीं बढ़ाएंगी, लड़कियों को दहेज में पैसा देना पड़ेगा। हमारे यहाँ की बहुत बुरी एक कुरीति और अवधारणा चली आ रही है कि लड़की को शादी में दहेज मांगा जाता है ना। तो आगे चलते हैं। बिकॉज पेरेंट्स प्रीफर मेल चाइल्ड देन द फीमेल चाइल्ड। इसकी वजह से क्या हुआ, इसका डिमेरिट क्या होगा, देयरफॉर द सेक्स रेशियो डिक्लाइंड, जो सेक्स रेशियो है वो लगातार कम हुआ। हालांकि कुछ योजनाएं आई, कुछ फेमिनिस्ट मूवमेंट चले और एजुकेशन रेट बढ़ा, लोग अवेयर हुए, गवर्नमेंट ने डिफरेंट लॉज लेकर के आई, तो ये सेक्स रेशियो लगातार थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। और अगर हम बात करें हाईएस्ट और लोएस्ट की एज कंपेयर टू द सेंसस ऑफ पॉपुलेशन सेंसस ऑफ 2011, हाईएस्ट था केरला का एंड लोएस्ट वाज इन हरियाणा। जो नेशनल पॉपुलेशन सेंसस सेक्स रेशियो है उससे भी कई गुना कम था हरियाणा का। आगे चलते हैं। एक्सप्लॉयटेशन एंड हैरेसमेंट। भैया क्यों डिस्क्रिमिनेशन कैसे हो रहा है, भैया एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और अलग अलग जगह पे हरासमेंट होता है, उनके घर में हरासमेंट होता है, उनकी वर्क प्लेस पे कई बार हरासमेंट होता है बिकॉज दे आर फीमेल्स। आगे चलते हैं। लेस रिप्रेजेंटेशन, और क्या डिस्पैरिटी है, द लेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीमेल्स इन द लेजिस्लेचर और लेजिस्लेटिव असेंबलीज, चाहे कोई भी हो, चाहे नेशनल हो या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो। और यहाँ पे मैंने डाटा शो कर रखा है कि भैया 78 वीमेंस वर देयर इन लोकसभा इन 2019 इलेक्शंस, जो 2019 में हुए थे इलेक्शंस, और सिर्फ 78 वीमेंस आई, जो कि टोटल कितना था, सिर्फ 14.3%, लगभग 14%। जबकि 74 ही रह गई कब, 2024 में, 2024 में जो लोकसभा इलेक्शंस हुए उसमें सिर्फ 13.6% रिप्रेजेंटेशन है, जो कि कितना है 74। तो देखो कितना कम है। अगर वीमेंस लेजिस्लेटिव असेंबलीज में कम जाएंगी, कम पहुंचेंगी, तो भैया सीधी सी बात है उसका असर किस पे पड़ेगा, जो पॉलिसीज फ्रेम होंगी उस पर पड़ेगा, है ना। जो पॉलिसी फ्रेम होकर आएंगे उस पर उसका असर देखने को मिलेगा। वीमेंस पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, कितना है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन इन इंडिया इज वेरी लो, इट हैज नेवर क्रॉस्ड 5% इन एनी ऑफ द विधानसभास। किसी विधानसभा में 5% से ज्यादा क्रॉस नहीं किया, एंड नेवर क्रॉस 12% इन लोकसभा, ऐसा एनसीईआरटी बोलती है। लेकिन मैंने बताया आपको 2019 में कितना था, 2024 में कितना था। दिस यू हैव टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन। जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं सीरियस हैं, वो लोग जो बोर्ड 2024 को 25 को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं 10th के बच्चे, वो लिखेंगे, क्योंकि मैंने लास्ट स्लाइड में बताया 2019 में कितना परसेंट था, 14.3%, और 2024 में कितना है 13.6%। What are the religion differences in politics? Religious differences क्या है पॉलिटिक्स में? चलो, human rights activists allege that people from minority religious community suffer a lot whenever there is a communal violence। यहाँ पे देखो माइनॉरिटी की बात हो रही है। जो भी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है उन्होंने बताया कि भैया जो माइनॉरिटी ग्रुप के लोग हैं ना, जो भी माइनॉरिटी हैं, सपोज आप किसी ऐसी कम्युनिटी में रहते हैं जहां पर सिख बहुत सारे हैं और हिंदू कम है, फिर माइनॉरिटी में कौन होगा, हिंदू। मान लीजिए आप यूपी में रहते हैं और हिंदू बहुत सारे रहते हैं और सिख लोग कम है, तो माइनॉरिटी में कौन होगा, सिख लोग। जैन लोग बहुत कम है हमारी कम्युनिटी में, बौद्धिस्ट बहुत कम है, तो माइनॉरिटी में कौन होगा, ये लोग। आप बांग्लादेश में चले जाएं तो माइनॉरिटी में कौन है, हिंदूज। ओके, आई थिंक नाउ यू गॉट द पॉइंट। तो इन लोगों ने बताया कि रिलीजियस कम्युनिटीज जो माइनॉरिटी में होती हैं, दे हैव टू सफर द कम्युनल वायलेंस। अब यहाँ पे एक टर्म निकल के आया, व्हाट इज कम्युनल वायलेंस। भैया जब कोई वायलेंस, लड़ाई झगड़ा किसके बीच में हो, दो कम्युनिटी के बीच में, हिंदू मुस्लिम, हिंदू सिख, मुस्लिम सिख, हिंदू क्रिश्चियन, तो क्या है, कम्युनल वायलेंस। जैसे कि आपने गुजरात में देखा था गोधराकांड, ठीक है, यूपी में भी एक दो बार ऐसा डिसरेस्पेक्ट हमें देखने को मिला, दोस वर द कम्युनल वायलेंस। एक्सट्रीम एंड पार्टीशन अटैचमेंट टू वंस ओन रिलीजन इज कॉल्ड कम्युनलिज्म। व्हाट इज कम्युनलिज्म, अभी मैंने बताया था कम्युनल वायलेंस। और अब मैं बात करूं तो कम्युनलिज्म क्या है, व्हाट इज कम्युनलिज्म, क्या है, एक्सट्रीम एंड पार्टीशन अटैचमेंट टू वंस ओन रिलीजन, यानी कि मतलब अपने रिलीजन से जो अटैचमेंट है ना, बिल्कुल एक्सट्रीम पे चला जाना कि हमारा धर्म ही सबसे सर्वोच्च है, सुप्रीम है, सामने वाले को हम कुछ ना समझे, उसके जो रिलीजियस राइट्स हैं उसको कुछ ना समझे, उसकी बात को दबाने की कोशिश करें, दिस इज नोन एज कम्युनलिज्म। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे हम मुस्लिम में देखते हैं, यूजुअली जो मौलवी लोग हैं वो लोग अपने रिलीजन को ऐसे दिखाने की कोशिश करते हैं, भैया सबसे सुप्रीम कौन सा रिलीजन है, सिर्फ मुस्लिम। ठीक है, अलग अलग तरीके से लोगों को मॉडिफाई करने की कोशिश की जाती है, उनकी आइडियोलॉजी को बदला जाता है और भी बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं। और क्यों, जिससे सिर्फ उनका रिलीजन ही सुप्रीम रहे, बाकी दूसरा कोई रिलीजन सुप्रीम या आगे ना निकले उनसे। अच्छा, अभी हमने बात की थी, ये कम्युनलिज्म की बात हुई, अभी मैंने बात की थी थोड़ी देर पहले कि भैया जेंडर डिस्पैरिटी, पहला टॉपिक है ना जेंडर, तो जेंडर डिस्पैरिटी। अब ये गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स भी तो लिए होंगे, हाँ है ना, यूजुअली
गवर्नमेंट किस लिए है? जो भी प्रॉब्लम्स हमको सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स भी लेगी, क्या के लिए? तो पहला स्टेप है, बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए गवर्नमेंट ने, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब बेटा ये अभी की बात है 2024 की, अब की 24 में, जो कि मैं अभी सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2024 में, हो सकता है आज से 20-25 साल बाद ये चीज उल्टी हो जाए। क्या होगा? बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ। क्यों? लड़के माइनॉरिटी में जाएंगे, लड़कियां मेजोरिटी में जाएंगी। क्यों? उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि लड़कियों ने वो समय देखा है जब उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था, तो अब जब उनको राइट्स मिल रहे हैं तो वो अच्छे से परफॉर्म कर रही हैं। आप देखिए सीबीएसई टॉपर, नीट टॉपर, जेई टॉपर, यूपीएससी टॉपर, ठीक है, जितने टॉप मोस्ट एग्जाम्स हैं, स्टेट पीसीएस जितने होते हैं उनमें टॉपर्स, जुडिशरी एग्जाम्स में टॉपर्स, तो उसमें लड़कियां आगे निकल रही हैं। क्यों? उनको जो रिसोर्स मिल रहा है उसका सेल्फ पूरा 100% यूटिलाइजेशन कर रही है, जबकि लड़के यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं। और मेरा लड़कियों से भी आग्रह है कि फालतू बात और डिस्ट्रक्शन से बच करके, क्योंकि जो पैटर्नल सोसाइटी है ना वो कभी चाहेगी नहीं कि सोसाइटी किसमें चेंज हो, मैटरनल सोसाइटी में। इससे बेटर है कि हम डिस्टर्बेंस से ना डिस्टर्ब होते हुए अपने जो एम है उसकी तरफ लगातार बढ़ते रहें। तो गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इसका असर जो सेक्स रेशियो हरियाणा में बहुत कम था उसको बढ़ाने में भी किया गया, इसका असर देखा गया। इसके बाद वहां पे जो सेक्स रेशियो यानी कि द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन अ पर्टिकुलर ईयर, जो सेक्स रेशियो की डेफिनेशन है उसमें क्या हुआ, काफी इजाफा हुआ, बढ़े हैं, लड़कियां बढ़ रही हैं एज कम्पेयर टू लड़के। क्यों बढ़ रही हैं? ऐसा नहीं है मशीन से बनाया जा रहा है। क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि जो फीमेल इन्फेंटिसाइड था उसको रोका जा रहा है, लोगों की आइडियोलॉजी चेंज हो रही है, किसके लिए? लड़कियों के प्रति। तो इसके अलावा गवर्नमेंट बहुत सारी ऐसी रिफॉर्म्स ला रही है कि भाई अगर किसी लड़की का बर्थ होता है तो आप किसी योजना में, जैसे सुकन्या योजना है, उसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लड़की की शादी पर आपको गवर्नमेंट इतने लाख रुपए पैसा देगी, जिससे कि आपको डायवरी का जो बोझ है वो अकेले ना झेलना पड़े, सोसाइटी को चलाने में गवर्नमेंट का भी बराबर योगदान रहे। तो जो एक लोग फैमिली के ऊपर बर्डन होता था कि भैया लड़की की शादी में पैसा देना पड़ेगा, तो वो भी कम हो रहा है। इसके अलावा बर्थ पे भी कई स्टेट गवर्नमेंट्स सपोर्ट कर रही है कि लड़की का बर्थ होता है तो उस फैमिली को कुछ पैसा दिया जाता है कि भैया लड़की का बर्थ हुआ है, ऐसा गिफ्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट लीजिए, है ना। आगे चलते हैं, एंटी डाउरी लॉज। कौन से एंटी डाउरी लॉज? जैसे डाउरी प्रोविजन एक्ट आया था, जिससे कि मैं बताया गया कि भैया कोई बंदा या कोई फैमिली डाउरी की डिमांड करती है, मान लो शादी तय हो गई, अब डाउरी के लिए लड़की को परेशान किया जाता है, शादी होगी उसके बाद लड़की को परेशान किया जाएगा कि भाई हमें दहेज चाहिए, जाओ अपने मायके वालों से दहेज लेकर के आओ। तो उससे क्या हो रहा था कि कोई पेरेंट्स नहीं चाहता कि हमारे लड़की हो, क्योंकि उनको एक बहुत दहेज का बोझ झेलना पड़ता था। दूसरा, कई बार ऐसा हो रहा था कि भैया उनकी लड़की की डेथ हो जाती थी अपरिहार्य कारणों, जैसे उनको कहीं किसी को मिट्टी तेल फूंक दिया गया, किसी को जला दिया गया, या बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स निकल के आए, जिसकी वजह से गवर्नमेंट प्रेशराइज होकर के कौन सा लेकर गई? एंटी डाउरी एक्ट। दिस वाज द स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट। पहला डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स, दूसरा एंटी डाउरी एक्ट। इसके अलावा तीसरा गवर्नमेंट ने जो इंपॉर्टेंट काम किया, भैया सेक्स रेशियो बढ़ के नहीं रहा। लोग क्यों नहीं जन्म दे पा रहे लड़कियों को? क्योंकि उनको पहले पता चल जा रहा है कि भैया लड़का है या लड़की, बर्थ से पहले ही। और बहुत सी जगह ऐसा हो रहा था कि लड़कियों को अबॉर्ट कर दिया जाता था और सिर्फ बर्थ किसका कराया जाता था? लड़कों का। इसलिए गवर्नमेंट लेकर आई कौन सा? गवर्नमेंट हैज इम्पोज्ड बैन फ्रॉम सेक्स डिटर्मिनेशन बिफोर द बर्थ। और सिर्फ पेरेंट्स और गार्जियंस पे ही नहीं, डॉक्टर्स पे भी अप्लाई किया गया कि भैया अगर कोई ऐसा पाया जाता तो उस पर कुछ पर्टिकुलर अमाउंट और कुछ पर्टिकुलर साल के लिए जुर्माना होगा और उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। अल्ट्रासाउंड सेंटर्स पर बैन लगाया गया कि भैया आप ऐसा भी कोई भी एक्ट नहीं करेंगे या लोगों को नहीं बताएंगे कि भैया अंदर में वोम मतलब कोख में क्या है, लड़का या लड़की, जिससे कि जो भी सेक्स इश्यूज को हम इंप्रूव कर पाए। इसके अलावा एक और एक्ट लेकर के आया था, इक्वल, इसको बेटा याद रखना, रिम्यूनरेशन एक्ट 1976। कब? 1976, द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976। इसमें कहा गया कि भैया वीमेन एंड मेल्स, वीमेन एंड मैन, मेल्स एंड फीमेल्स बोथ आर इक्वल, सो इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क। ऐसा नहीं है एक लड़का या आदमी जो कंस्ट्रक्शन साइट पर सुबह 8 से शाम के 4 तक या 5 तक काम कर रहा है उसको तो मिल रहा है भैया 500 रुपए, और फीमेल उसी बराबर काम कर रही है उसको मिला 300 रुपए। नहीं, अब इसके बाद ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, और इसमें बोला गया फॉर इक्वल वेजेस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल फॉर इक्वल वर्क, इन बराबर काम के लिए बराबर वेजेस प्रोवाइड किए जाएंगे। आगे, व्हाट इज कम्युनल पॉलिटिक्स? देखो मैंने कम्युनलिज्म बताया कि अपने रिलीजन के लिए पीक तक जाना, उसकी आइडियोलॉजी को पीक तक पहुंचाना, ठीक है। तो कम्युनल पॉलिटिक्स क्या है? इसको पॉलिटिक्स से लिंक कर देंगे। कम्युनल जो आइडियोलॉजी है उसको किससे लिंक कर देना? पॉलिटिक्स से। और जो राजनेता है उसका फायदा बहुत अच्छे उठाना जानते हैं, और उसी आइडियोलॉजी को हमें दिमाग में रख करके समझना है टॉपिक। प्रॉब्लम इन द सोसाइटी बिगिन व्हेन वन रिलीजन इज पिटेड अगेंस्ट द अदर। कब प्रॉब्लम होती है? कब प्रॉब्लम कब चालू होती है? जब एक रिलीजन को बढ़ावा दिया जाए, दूसरे को क्या किया जाए? पीछे कर दिया जाए अपने खुद के बेनिफिट के लिए। द प्रॉब्लम बिकम सीरियस व्हेन डिमांड फॉर वन रिलीजन ग्रुप इज फोर्स्ड फॉर्म्ड इन अपोजिशन टू अदर रिलीजन। कि एक रिलीजन, एक कास्ट, कम्युनिटी की क्या डिमांड को माना जाए, दूसरे को नहीं माना जाए, उसके अगेंस्ट माना जाए। द प्रॉब्लम बिकम वेरी एक्यूट व्हेन द गवर्नमेंट यूजेस इट्स पावर टू फुलफिल द डिमांड्स ऑफ ओनली वन रिलीजियस ग्रुप। एक्यूट मतलब यहाँ पे बहुत एडवर्स कंडीशन को जब एक किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप की डिमांड को गवर्नमेंट मान ले, दूसरे की नहीं माने। जैसे कि हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में पढ़ा था। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था द प्रॉब्लम ऑफ श्रीलंका, याद आया? श्रीलंका वाला केस है ना, कि भैया एक पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप की बात को ही माना गया। दिस काइंड ऑफ यूजिंग रिलीजन
इन पॉलिटिक्स दिस काइंड ऑफ यूजिंग रिलीजन इन पॉलिटिक्स इज कॉल्ड कम्युनल पॉलिटिक्स। यानी कि किसका कम्युनल आइडियाज थॉट्स का यूज किसमें करना, पॉलिटिक्स में ही, इसको क्या बोलते हैं, कम्युनल पॉलिटिक्स। आगे चलते हैं। अब कम्युनल प्रॉब्लम्स हैं क्या क्या हमारी कंट्री में। When one religion is discriminated by another, बता दिया मैंने, एक रिलीजन का डिस्क्रिमिनेशन किससे हो, दूसरे। देखो जो लास्ट स्लाइड थी वो मैंने बताया एनसीईआरटी में क्या डिस्क्रिप्शन है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी। इसमें मैं समझा रहा हूं कि भैया हम समझने के पर्सपेक्टिव से और एज ए स्टूडेंट, क्योंकि भैया वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं कर सकते, पॉसिबल भी नहीं है इतना टफ और डिफिकल्ट लैंग्वेज याद करना। अगर आप कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, इसलिए मैंने वो मेंशन किया। लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा अपने आपको एक्सप्लेन करने के, अगर 5 मार्क्स क्वेश्चन आता है उसमें कैसा पॉइंट वाइज यूज करेंगे वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ दिस इज द बोर्ड टारगेटेड लेक्चर फॉर क्लास 10th। When one religion is discriminated by another, second, when religion is seen as a basis of the nation, जब किसी भी नेशन का बेसिस क्या हो, रिलीजन। फॉर एग्जांपल बांग्लादेश इस टाइम क्या बेसिस उसका, कौन सा है, मुस्लिम। पाकिस्तान किस रिलीजन के बेसिस पे फॉर्म हुआ, सॉरी मुस्लिम। इसके अलावा श्रीलंका बुद्धिस्ट, ठीक है। इन जब रिलीजन का बेसिस किसका माना जाए, किसी भी नेशन का। हमारी कंट्री कैसी है, इंडिया इज अ कैसी कंट्री है, इंडिया इज अ सेकुलर नेशन, यानी कि इंडिया का अपना कोई भी धर्म नहीं है और सभी रिलीजन्स क्या है, इक्वल है इंडिया में। आगे, when demand of one religion is formed in opposition to another, when people starts believing that beliefs of one religion is superior to another, जब लोगों को ये लगने लग जाए कि भाई एक रिलीजन के बिलीफ यानी कि जो हमारा अवधारणाएं हैं, मानने वाली बातें हैं, वो क्या है, ऊपर हैं किससे, दूसरे रिलीजन से। when state power is used to establish the dominance of a religion over rest, जब स्टेट की पावर का यूज किया जाए किस लिए, डोमिनेंस एस्टेब्लिश करने के लिए एक रिलीजन का बाकी सभी रिलीजन पे। जैसे कि पाकिस्तान, वहां हम देखते हैं मुस्लिम रिलीजन के डोमिनेंस किस पे एस्टेब्लिश किया था, जितनी माइनॉरिटी में रिलीजन है। And we are very fortunate that we are born in India। आगे चलते हैं। सेकुलर स्टेट, मैंने जस्ट बताया कि इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट। तो सेकुलर स्टेट होता क्या, कैसे उसकी कैसे इस चैप्टर से लिंक करेंगे उसको, क्या उसकी बेनिफिट्स हैं, देखते हैं। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव स्पेशल स्टेटस, यहां पे लिखा डज नॉट गिव स्पेशल स्टेटस टू एनी वन रिलीजन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक स्पेशल स्टेटस किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को नहीं दिया, हमारे लिए सब बराबर है, ठीक है। आगे, गिव्स ऑल रिलीजन एंड कम्युनिटी राइट टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन, राइट टू प्रैक्टिस, और किसको, ऑल रिलीजन एंड कम्युनिटी, जितने रिलीजन और कम्युनिटी हमारी कंट्री में है, हमारी टेरिटरी में है, सभी को अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने की बिल्कुल बराबर आजादी है। जैसे कि चाइना को हम देखते हैं, बुद्धिस्ट कंट्री, मेजोरिटी क्या है, बुद्धिस्ट की, लेकिन चाइना में मुस्लिम लोग भी कम्युनिटी है, वेस्ट चाइनीज पार्ट में मुस्लिम कम्युनिटी रिसाइड करती है, बट वो अपने रिलीजन को ओपनली प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ना ही ओपनली घूम सकते, ना ही नमाज अदा कर सकते, अपने घर के अंदर जो रिलीजन प्रैक्टिस करना है करिए, ठीक है। हमारी कंट्री में क्या है, गिव्स ऑल रिलीजन एंड कम्युनिटी राइट टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन। हम किसी पे दबाव नहीं बनाते कि भैया नहीं हिंदूज में ही अपना नाम कहो, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको जो मन करे, आप जिस रिलीजन को, कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहें उसको करिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए, उसकी जो भी अच्छी चीजें हैं उसका फायदा उठाइए। बहुत सारे आपने देखो, हिंदू से मुस्लिम बन जाते हैं, मुस्लिम से हिंदू बन जाते हैं, हिंदू से सिख बन जाते हैं, सिख से बुद्धिस्ट बन जाते हैं, हिंदू से बुद्धिस्ट बन जाते हैं। आप इंडिपेंडेंट हैं, जो रिलीजन अपना चाहें उसको आप अपना सकते हैं। प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, यानी कि रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है कि भैया आप किसी भी कम्युनिटी, किसी भी रिलीजन के हो, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, लेकिन हम आपके बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। क्लियर, क्या नहीं करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, चाहे आप किसी भी रिलीजन से हो। सपोज जैसे कि आज गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट है और माना जाता है ज्यादातर लोग जो मेंबर्स हैं इसके वो आरएसएस के मेंबर्स रह चुके हैं, इनके आरएसएस के कार्यकर्ता हैं। आरएसएस किसको सपोर्ट करती है, हिंदू आइडियोलॉजी को। लेकिन क्या सभी राइट्स हिंदू को लेकर बनाए जाते हैं, मुस्लिम को डिस्करेज किया जाता है, नहीं, बराबर राइट दिए जाते हैं चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम। आगे, आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बैंड द प्रैक्टिस ऑफ क्या, अनटचेबिलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, इट हैज बैंड द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी फॉर द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी। क्यों अनटचेबिलिटी को बैन किया, जिससे कि जो पर्टिकुलर कम्युनिटी है यानी जो अनटचेबल कम्युनिटी है उसको भी इक्वल राइट्स मिल सके और वो भी उसके पास भी इक्वल पार्टिसिपेशन के राइट्स हो। आगे चलते हैं। स्टेप्स टेकन टू कॉम्बैट कम्युनलिज्म, जो कम्युनलिज्म है, जो इशू है कम्युनलिज्म का, उसको खत्म करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हमने उठाए। इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट, देयरफॉर देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन और स्टेट रिलीजन इन इंडिया। हमारी कंट्री में कोई भी स्टेट रिलीजन या स्टेट लैंग्वेज नहीं है, ठीक, सॉरी मैं गलत बात बोल गया, लैंग्वेज तो है बट एक रिलीजन और स्टेट रिलीजन नहीं है, ऑफिशियल रिलीजन और स्टेट रिलीजन नहीं है। इंडिया ऑफिशियली नहीं कह सकता कि भैया हमारा इंडिया इज अ हिंदू कंट्री, नहीं कह सकता, कभी नहीं कहा ना कहेगा, क्योंकि इंडिया कैसा है, कैसा, सेकुलर स्टेट। ना ही कोई स्टेट गवर्नमेंट कह सकती है भैया हम यूपी है तो यूपी हिंदू राज्य है, नहीं कहती। क्यों, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोlemnly resolved टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, ये हमारे प्रीएम्बल में बोला गया है और उसको हम अलग नहीं कर सकते, प्रीएम्बल को हम अमेंड कर सकते हैं बट उसमें चीजें ऐड कर सकते हैं, हटा नहीं सकते। इसलिए इंडिया क्या ही रहेगा, हमेशा सेकुलर स्टेट ही रहेगा। एवरीवन इज फ्री टू प्रैक्टिस प्रोफेस एंड प्रॉपर्टी एनी रिलीजन, यानी क्या कर सकते हैं, अपने रिलीजन को अपना सकते हैं, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसको आगे प्रोग्रेस या फिर आगे बढ़ा सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। किसके बीच, किसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन रोकता है कॉन्स्टिट्यूशन,
ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। रिलीजन के जो बेसिस है उसके बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है, इट बैन्स द डिस्क्रिमिनेशन कि भैया रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, चाहे हिंदू है मुस्लिम, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ना लेजिस्लेटिव ना एग्जीक्यूटिव ना जुडिशरी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती, अगर ऐसा करता है इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। So this was part 1 of this video, and for remaining parts stay tuned with us for the part 2 of this video. Thank you for being with us, and don't forget to subscribe our channel, that is Motabhai Classes. Thank you.